आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर अवस्थित होते हैं। इनके मध्य दूरी को हम 2L से दर्शाते हैं। ऐसी व्यवस्था को जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर अवस्थित हों उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है जिसे हम P के द्वारा व्यक्त करते हैं। और वह क्या होता है, इन दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल। हमने इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दो अलग अलग परिस्थितियों में क्या होती है। पहले तो अक्षीय स्थिति, मतलब जिस इसमें अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव है उसी अक्ष की रेखा में आगे चलते हुए किसी भी बिंदु पर हमें यदि वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके कारण, तो हम माना हमने कोई बिंदु लिया जो कि इनके केंद्र से r दूरी पर स्थित है, वहां पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यहाँ दो आवेश हैं, हम परीक्षण धनावेश यदि यहाँ पे रखते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक के कारण हम वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर दूसरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर ज्ञात करेंगे। माना हमने पहले A पर जो -2 है उसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले यदि हम करें E1, तो E1 बराबर आपका क्या होगा, देखिए 1 जैसा हम जानते हैं 4πε0 Q अपॉन। अब यहाँ पे दूरी लिखी जाएगी कि दूरी कितनी होगी, जबकि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है, तो ये जो बाकी दूरी है ये l है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई r प्लस l। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r प्लस l का स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी दिशा, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है और परीक्षण आवेश धनावेश होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1। इसी प्रकार यदि हम बिंदु B पर जो आवेश है Q, इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E2 कितना हुआ 4πε0, बाकी फॉर्मूला सेम है क्योंकि आवेश का परिमाण सेम है। अब जो दूरी की बात आएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है r, और ये दूरी है l। हमें चाहिए ये दूरी, हम इसमें से ये दूरी घटा देंगे और यहाँ की दूरी में प्राप्त होगी, तो हम उसे क्या लिखेंगे, r माइनस l का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि ये धनावेश है, यहाँ पे भी परीक्षण आवेश धनावेश है, तो प्रतिकर्षण होगा, तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। और इसे हम थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, कारण ये है कि जितनी दूरी होगी उतनी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो कम होगा और जितना नजदीक है उतना अधिक होगा। तो ये हो जाएगा आपका E2। अब इनकी दिशा हम लिख सकते हैं कि जैसे E1 की दिशा आपके आ जाएगी PA की ओर, और E2 की दिशा आ जाएगी BP की ओर। अब क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में है, तो यदि वेक्टर, हम इससे वेक्टर के योग के नियम से हम इन्हें देखें तो जो कुल यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा हम उसे निकालेंगे E। अब क्योंकि बड़ा वाला E2 है और छोटा E1 है, तो पहले हम लिखेंगे E2 माइनस E1, और इसी में हम इन चीजों को वो कर सकते हैं। देखिए इनमें से ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये बाहर आ सकते हैं कि Q अपॉन 4πε0, और जो अंदर है, अंदर आपका क्या रहेगा, E2 का पहला 1/r², r माइनस l का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा r प्लस l का स्क्वायर। अब इसे हम आगे यदि सॉल्व करते हैं, Q 4πε0, ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज यहां।
अब हम इसको यदि और तरीके से सॉल्व करें, देखिए अब इसका हमने देखिए जो हम सामान्य विधि है कि दो हरों को अलग अलग हम कैसे समान करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पे देखिए इसको खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और ऐसे इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन क्योंकि ऋण चिन्ह बाहर है तो अंदर जाके जो धन वाले वो ऋण हो जाएंगे, जो ऋण वाले वो धन हो जाएंगे। देखिए आर स्क्वायर इससे घट जाएगा, एल स्क्वायर इससे घट जाएगा, और बाकी हमारे पास बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 2lr ये है, 2lr ये है, तो ये जाएगा 4lr, और नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि हम इसको फिर सही तरीके से रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से दो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2q, फिर l अपनी जगह पे, r अपनी जगह पे, और एक 2 और है, 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4, तो ये 2 गुणा किया गया। और हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 2ql हमने इससे पहले किया है कि p है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं 2pr ऑन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि आपका R L से बहुत बड़ा है तो हम इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए उसके बाद हम E को कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। अब देखिए L यदि हट जाता है तो अंदर रहेगा r की पावर 2, और 2 ये यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो r की पावर 4 हो जाता है। और इसको यदि हम एक दूसरे से कर दें तो फाइनल में आपका हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। अब है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब बिंदु जहां पे हमें ज्ञात करना है वो निरीक्षीय स्थिति में हो, निरीक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति ऐसी होगी और निरीक्षीय स्थिति ऐसी होगी। माना कोई बिंदु P है जो निरीक्षीय स्थिति में है और उसकी यहाँ से दूरी R है, और वहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हमने माना इस ऋण q आवेश से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ज्ञात करना है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q वर्गमूल r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पूरे का पूर्ण वर्ग। अब ये आया कैसे, क्योंकि देखिए L दूरी है, ये R दूरी है, और ये संपूर्ण त्रिभुज है, तो ये कर्ण है। कर्ण क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हमने उस आधार पे ये कर रखा है। और इसकी दिशा किस ओर होगी, क्योंकि ये धनात्मक परीक्षण आवेश है तो इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी PA। उसके बाद हम दूसरे वाले प्लस q आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए भी वही E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। दूरी दोनों जगह एक जैसी है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसकी दिशा किस ओर होगी बाहर की ओर होगी। क्यों, ये धनात्मक आवेश, ये धनात्मक के तो प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको BP दिशा। अब देखिए क्योंकि ये इसके साथ कोण बनाना है तो इनके क्या होंगे दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इस तरफ E1 sin थीटा, यदि इस वाले की बात करें तो E1 sin थीटा, और इधर की ओर E1 cos थीटा। वैसे ही इसके कारण जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आती है तो उसका हो जाएगा E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होता है वो किसके कारण होगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण होगा। अतः हम कुल विद्युत क्षेत्र क्या लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं E1 आपका सामान्य उसमें आ जाएगा तो 2E cos
देखिए 2e का मान हमने इनमें से कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ये दोनों इनका परिमाण एक जैसा है, दिशाएं अलग अलग हैं, परिमाण एक जैसा है। हमने इनमें से एक का वैल्यू रख दिया Q/r² प्लस L² का वर्गमूल का वर्ग, और ये cos थीटा। अब देखिए इसी चीज़ को हम यदि दोबारा वो करें, सही तरीके से लिखना चाहें, रीअरेंज करें, तो ये Q और यहाँ पे देखिए वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो r² प्लस L²। अब देखिए ये cos थीटा है, इसका मान भी रखना पड़ेगा। cos थीटा किसी भी स्थिति में हम करेंगे तो आधार और कर्ण, आधार बटा कर्ण लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L और ये कर्ण, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q L। और यहाँ पे देखिए 1/2 घात इसकी वर्गमूल, क्योंकि एक ही होगी तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे r² प्लस L², ये 3/2। हमें जैसे पता है कि 2QL आघूर्ण जो हमने पहले पढ़ा उसके बराबर होता है, तो E को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम लिखेंगे P और अपॉन r² प्लस L² 3/2। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसका एक केस है, एक दशा, जिसमें हम कह सकते हैं कि यदि R बहुत दूर है तो L को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। E को तब उस रूप में हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अब देखिए L गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा क्या 3/2, 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा r⁻3। तो ये हुआ निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अरे